हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी किसको बोलते हैं, हम कौन कौन सी मेमोरी हमारे कंप्यूटर में यूज होती है, तो ये सब कुछ आज की क्लास में आपको डिस्कस करने को मिलेगा। तो साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी। अब मेमोरी का यूज क्यों करते हैं कंप्यूटर में? तो मेमोरी का यूज होता है टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। तो जैसा कि आपको पता है डाटा क्या होता है, आप इतना सारा डाटा ऑलरेडी यूज करते हो, मोबाइल फोन में भी यूज करते हैं। जैसे इमेज होगी हमारी, ठीक है, इमेज, पीडीएफ फाइल, और इसके अलावा वीडियोज या ऑडियो, ठीक है। तो और भी फाइल होती है, जैसे एक्सेल फाइल यूज करते हैं हम। तो ये सब हमारा क्या कहलाता है? डाटा ही तो कहलाता है। अब इस डाटा को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना होगा ना, जब हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। तो इस इतने सारे डाटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ी मेमोरी है हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है जहां पे हम परमानेंट डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ये सब फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए डाटा को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी चाहिए। अब यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या है? कंप्यूटर सिस्टम यूज बाइनरी नंबर टू स्टोर और प्रोसेस डाटा। तो जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है? मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर हमारी मशीन लैंग्वेज को समझता है। अब ये मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? जो 0 और 1 की फॉर्मेट में हो, जो 0 और 1 की फॉर्मेट में हो, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो ये सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो अब ये डाटा एज ए बाइनरी स्टोर होगा यहाँ पे, एज ए बाइनरी। तो बाइनरी डिजिट 0 और 1 विच आर द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड एज बिट्स। अब इनको हम क्या बोलते हैं? 0 या 1 को क्या बोला जाता है? बिट्स। तो बिट बाय बिट डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर की मेमोरी में। अब यहाँ पे कुछ ब्लॉक बने हुए हैं, अब आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इन ब्लॉक को हम सेल भी बोलते हैं। तो जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो डिवाइडेड होती है इन सेल में, ठीक है। तो सेल या ब्लॉक भी बोल सकते हो इनको, या ब्लॉक। तो छोटे छोटे सेल बने होते हैं इस तरह से, और इनमें हमारा डाटा स्टोर होता है। जैसे यहाँ पे 1 स्टोर हो गया, यहाँ 0 हो जाएगा, या 1 1 0 1, इस तरह से। तो सेल की फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो सेल में डिवाइडेड होती है, और इन सेल का एक एड्रेस भी रहता है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी एड्रेस। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, तो वैसे ही इन सेल का भी क्या रहता है? एक मेमोरी एड्रेस। जैसे इस वाली सेल, फर्स्ट वाली सेल है, इसका एड्रेस हो सकता है आपका 2024। इस वाली का हो सकता है 2026। इस वाली का हो सकता है 2028। तो इस तरह से इनके मेमोरी एड्रेस भी रहते हैं कंप्यूटर में, और मेमोरी एड्रेस के थ्रू ही ये डाटा को एक्सेस करता है। तो ये डाटा को एक्सेस कौन करता है? सीपीयू, क्योंकि मेमोरी से ही डाटा उठाएगा। अब सीपीयू को कुछ भी काम करना है, सीपीयू को किसी भी इंस्ट्रक्शन या डाटा पे काम करना है, तो वो सब कुछ स्टोर क्या रहता है? आपका मेमोरी में रहता है। तो सीपीयू को मेमोरी के पास ही जाना पड़ता है, बार बार मेमोरी को ही बोलता है, वहीं से डाटा उठाता है और वहीं पे हमें आउटपुट भी देता है। तो इनपुट के लिए भी डाटा वहीं से उठाएगा, और आउटपुट के लिए भी डाटा कहाँ से उठाएगा? मेमोरी से उठाएगा वो। और जो मेमोरी होती है वो सेल में डिवाइड रहती है हमारी, या ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। छोटे छोटे सेल बने होते हैं जिनमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, और हर सेल का एक एड्रेस होता है। तो इस तरह से हमारी कंप्यूटर की मेमोरी काम करती है। अब नेक्स्ट है, दीज बिट्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स। अगर बिट्स को हम, या बिट्स का एक ग्रुप बना दें, तो उसको बोलते हैं वर्ड। उसको क्या बोला जाता है? वर्ड। कंप्यूटर में क्या बोलते हैं उसको? वर्ड। जैसे 4 बिट वर्ड। अब 4 बिट का वर्ड जो है उसको हम बोलते हैं नीबल, और 8 बिट वर्ड इज कॉल्ड ए बाइट। अब बाइट के बारे में आपने सुना होगा। तो बाइट का मतलब है 8 बिट, 8 बिट्स। तो 8 बिट का अगर वर्ड बना दोगे, 8 बिट का एक वर्ड बन गया ना, क्योंकि ग्रुप ऑफ बिट्स को हम क्या बोल रहे हैं? वर्ड बोल रहे हैं। और अगर 8 बिट का एक वर्ड बना दे तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइट। और 4 बिट को क्या बोलते हैं? 4 बिट्स को हम बोलते हैं नीबल। तो इस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी वर्क करती है हमारे सिस्टम में। नेक्स्ट इसकी कुछ यूनिट्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 बिट का मतलब है 0 और 1, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बिट। स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट विच मीन्स आइदर 0 और 1।
अब जैसा कि मैंने बताया वन निबल का मतलब है उसमें 4 बिट्स होंगे, ठीक है। तो 4 बिट्स का एक वर्ड बनेगा, तो 4 बिट को हम बोलते हैं निबल। 1 बाइट का मतलब है 8 बिट्स, तो उसमें 8 बिट्स रहेंगे, ठीक है। तो 8 बिट्स से मिलकर क्या बनाते हैं, एक बाइट। अब एक किलो बाइट, अब किलो का मतलब होता है, वैसे तो किलो का मतलब होता है 1000, बट कंप्यूटर की मेमोरी में जब हम बात करते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1024 से, क्योंकि 2 की पावर में हमें रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज को समझता है तो 2 की पावर में लिखना होता है, तो 1000 को हम नियर बाय लिखते हैं 1024, जो कि होता है 2 की पावर 10, ठीक है। तो किलो का मतलब अगर कंप्यूटर में जब भी बात करो 1 किलो इज इक्वल टू रहेगा हमारा 1024, याद रखना ये, ठीक है। तो 1 किलो इज 1024, जो कि होता है 2 की पावर 10। अब 1 किलो बाइट का मतलब है 1024, किलो की जगह हमने 1024 लगा दिया और बाइट का बाइट रहा, तो ये हमारी 1024 बाइट के इक्वल होगी ना। अब ये 1024 को हम 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 10 बाइट हो चुकी है। अब इसको भी फर्दर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइट का मतलब अभी हमने देखा 1 बाइट इक्वल टू 8 होता है, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। अब 8 बिट्स को भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 बिट्स। अगर 2 की पावर में कन्वर्ट करें तो ये 2 की पावर 3 तो हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका मतलब हम 2 की पावर 10 बाइट है, इसको फर्दर लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 3 बिट्स। ये बिट्स में कन्वर्ट होगी हमारी मेमोरी, तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेस सेम है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 की पावर 13 बिट्स हो गया ना, 2 की पावर 13 बिट्स। तो ये कन्वर्जन भी कर सकते हैं हम इजीली। अब नेक्स्ट हमारा 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट इक्वल टू होता है 1024 किलो बाइट। अब 1024 लगा दिया इसमें, ठीक है। अब 1024 किलो बाइट, तो यहाँ पे 1024 को हम 2 की पावर 10 लिख सकते हैं और ये हमारा किलो बाइट है। लेकिन इसको फर्दर हम डिवाइड करें, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये हमने बनाया अभी 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 3 बिट्स में कन्वर्ट किया। अब इसको किलो बाइट है, 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 लिख लो। किलो बाइट को हम 2 की पावर 10 बाइट लिख तो सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 10 बाइट ये लिख सकते हैं, अभी तो लिखा ऊपर। तो इसका मतलब ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 की पावर 20 बाइट्स। अब इसको भी बिट में कन्वर्ट करना हो तो 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 3 कर दो, ये बिट्स में कन्वर्ट हो गया, जो कि आपका आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 23 बिट्स। तो इस तरह से यूनिट कन्वर्जन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1 गीगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट इक्वल टू हो जाएगा 1024 मेगाबाइट हो जाएगा ये। अब 1024 को 2 की पावर 10, तो सेम प्रोसेस रहेगा, हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 की पावर 10, और मेगाबाइट का मतलब है 2 की पावर 10 किलोबाइट, तो 2 की पावर 10 किलोबाइट। अब ये किलोबाइट का भी आपको पता है 1 किलोबाइट इक्वल टू कितना होता है, 2 की पावर 10 बाइट होता है। तो इसको फर्दर हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू किलोबाइट को लिख सकता हूँ 2 की पावर 10 बाइट। अब ये 2 की पावर 30 बाइट बन गया ना, ये 2 की पावर 30 बन जाएगा बाइट। बाइट को बिट्स में आगे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी तरह से हम यूनिट का कन्वर्जन भी परफॉर्म कर सकते हैं मेमोरी में। अब 1 टेराबाइट इक्वल टू होता है 1024 गीगाबाइट, जो कि होता है 2 की पावर 10 गीगाबाइट। 1 पेटाबाइट होता है 1024 टेराबाइट, जो कि होता है 2 की पावर 10 टेराबाइट। 1 एक्साबाइट होता है 1024 पेटाबाइट, जो कि होता है 2 की पावर 10 पेटाबाइट। 1 जेटाबाइट होता है हमारा 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 2 की पावर 10 एक्साबाइट। अब 1 योटाबाइट होता है 1024 जेटाबाइट, जो कि होता है 2 की पावर 10 जेटाबाइट। तो इस तरह से मेमोरी का कन्वर्जन भी कर सकते हैं, और ये सारी की सारी हमारी मेमोरी की यूनिट्स है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो कंप्यूटर में 2 टाइप्स की मेमोरी रहती है हमारी, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो अब प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, तो नाम से ही पता चल रहा है, प्राइमरी का मतलब है ये मेन मेमोरी है, इसको मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, मेन मेमोरी। तो अब ये प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी क्या रहती है, तो प्राइमरी मेमोरी इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। प्रोग्राम एंड डाटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी डाटा पे कुछ भी काम करना चाहते हैं, कुछ भी प्रोसेसिंग करना चाहते हैं,
तो उस डाटा का प्राइमरी मेमोरी में होना जरूरी है। तो सीपीयू जो होता है वो प्रोसेसिंग कौन से डाटा पे करेगा? सीपीयू उसी डाटा पे प्रोसेसिंग करेगा जो हमारा डाटा प्राइमरी मेमोरी में होगा, जो हमारा डाटा प्राइमरी मेमोरी में होगा। तो उसी डाटा को ये फैच करता है, उसी डाटा को उठाएगा सिर्फ। तो इसीलिए हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। द सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन। तो सीपीयू डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है प्राइमरी मेमोरी के साथ में, क्योंकि ये सिर्फ प्राइमरी मेमोरी को ही जानता है, अदर मेमोरी को नहीं जानता। तो इसलिए सीपीयू को कुछ भी काम परफॉर्म करना होगा तो ये किसके पास जाएगा? प्राइमरी मेमोरी के पास ही जाएगा। अब ये प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है फर्दर? तो ये दो टाइप की रहती है हमारी, एक रैम होती है, एक रोम होती है। आपने सुना होगा इनके बारे में। तो रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनका मतलब क्या है? तो चलो इनको भी डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है रैम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो कि ये एक हमारा मेन मेमोरी का ही पार्ट है, क्योंकि ये उसी की टाइप है, मेन मेमोरी है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मेमोरी में जैसा कि मैंने बताया, जो भी डाटा एग्जीक्यूट हो रहा हो, जिस भी डाटा पे प्रोसेसिंग हो रही हो, तो उस डाटा का मेन मेमोरी में रहना जरूरी है, क्योंकि सीपीयू यहीं से डाटा उठाता है। ठीक है, तो यहीं से डाटा उठाएगा, यहीं से प्रोसेसिंग करेगा, वो जो भी डाटा मिलेगा उसी डाटा पे प्रोसेसिंग करता है, मेन मेमोरी वाले डाटा पे। तो इसमें से एक आती है हमारी रैम। तो रैम क्या होती है हमारी? रैम इज वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है कि जिसको कॉन्टिन्यूअस हमें पावर देनी होती है। ठीक है, तो जब तक आप पावर उसको देते रहोगे तब तक उसमें डाटा रिटेन रहेगा, मतलब कि डाटा रहेगा। जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगी, तो पावर ऑफ होते ही उसमें से डाटा भी क्या होता है? उड़ जाता है आपका। ठीक है, तो डाटा भी लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए रैम इज वोलेटाइल मेमोरी। अब वोलेटाइल का मतलब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाई टू द कंप्यूटर इट रिटेन्स द डाटा इन इट, बट एज सुन एज द पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ ऑल द कंटेंट्स ऑफ रैम आर वाइप आउट। तो सारा का सारा कंटेंट आपका उड़ जाएगा वहां पे। तो इसलिए रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी में कंसिडर होती है, और इसमें हम रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब कि डाटा को रीड भी कर सकते हैं यहाँ से, और डाटा में कुछ भी अपडेट करना हो, कुछ भी राइट करना हो, तो वो भी परफॉर्म हो जाता है रैम में। तो ये है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इट इज यूज टू स्टोर डाटा टेम्परेरी। अब टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए यूज होती है, ये नहीं कह सकते परमानेंट रहेगा, क्योंकि आपने अभी देखा जो डाटा है इसमें जो रैम होती है वो वोलेटाइल होती है, मतलब कि जब तक पावर मिलेगी डाटा वहां पे रहेगा, बट जैसे ही पावर नहीं मिलेगी तो डाटा भी उड़ जाता है। तो इसका मतलब टेम्परेरी मेमोरी हुई ना, ये परमानेंट नहीं है। वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग, और ये कब काम करती है? जब आपका कंप्यूटर काम कर रहा हो, जब डाटा पे प्रोसेसिंग कर रहा हो, तो वही डाटा रहता है ना रैम में। whenever the computer is started or a software application is launched, the required program or data are loaded into the RAM for processing. और RAM is usually referred to as main memory and it is faster than the secondary memory. तो RAM हमारी मेनली मेन मेमोरी में ही कंसिडर होती है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, और ये फास्टर होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी का मतलब हार्ड डिस्क, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हार्ड डिस्क से कंपेयर करें तो ये फास्टर होती है रैम, क्योंकि ये सबसे क्लोज होती है सीपीयू के। सीपीयू के ज़्यादा पास होती है हमारी रैम, सीपीयू के पास होती है रैम, क्योंकि ये मदरबोर्ड पे ही इनबिल्ट होती है। तो मदरबोर्ड पे जो इनबिल्ट है वो सीपीयू के पास है, जो वो प्रोसेसर के बिल्कुल पास है। तो प्रोसेसर के पास जो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम अपने आसपास ही चीज़ों को देखते हैं। अगर वो हमें आसपास चीज़ें मिल जाती है तो हम दूर क्यों जाएंगे? तो वही काम सीपीयू करता है। सीपीयू सबसे पहले डाटा को रैम में सर्च करता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में, मेन मेमोरी में डाटा को सर्च करेगा। अगर वो डाटा वहां मिल गया, फिर इसको दूर क्यों जाना डाटा को एक्सेस करने के लिए? मतलब कि हार्ड डिस्क, यहाँ पे जो दूर की हम बात कर रहे हैं वो हमारा हार्ड डिस्क। तो दूर तभी जाएगा जब वो डाटा उस रैम में नहीं मिलेगा हमें। तो सेम सीपीयू को भी जब वो डाटा नहीं मिलेगा तब वो दूर जाएगा हार्ड डिस्क, वहां से डाटा को एक्सेस करने के लिए। बट डायरेक्टली वो हार्ड डिस्क को भी एक्सेस नहीं कर सकता है। हार्ड डिस्क से डाटा हमारे पास में कहाँ आता है? रैम में आता है, फिर रैम से ही डाटा उठाना है इसको। तो इस तरह से रैम हमारी काम करती है कंप्यूटर में। नेक्स्ट आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो जैसा कि आपका रैम जो होता है वो रीड और राइट दोनों कर सकता है। यहाँ पे रीड ऑपरेशन भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, डाटा को रीड कर सकते हैं, राइट। बट रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डाटा है वो सिर्फ रीड कर सकते हो आप,
ओनली रीड की परमिशन है यहाँ पे, राइट नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो अभी समझ आ जाएगा आपको। तो नेक्स्ट कह रहा है रोम इज नॉन वोलेटाइल। जैसा कि रैम आपकी वोलेटाइल थी, बट रोम क्या नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि इसका पावर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पावर चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो, डाटा इसका नहीं उड़ने वाला आपका। ठीक है, इसमें परमानेंट स्टोरेज कह सकते हो, इसमें डाटा परमानेंट स्टोर होता है। तो विच मीन्स इट्स कंटेंट आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। It is used as a small but faster permanent storage for the content which are rarely changed। तो ये small का मतलब है कि इसका जो साइज है वो छोटा रहता है, बट ये फास्टर होती है, फास्टर है और परमानेंट स्टोरेज है। फॉर द कंटेंट विच आर रेयरली चेंज, तो इसमें ऐसा कंटेंट स्टोर किया जाता है जो कि बहुत ही रेयरली चेंज होगा। वैसे तो चेंज होता ही नहीं है, बट रेयरली चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल द स्टार्ट अप प्रोग्राम बूट लोडर दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द प्राइमरी मेमोरी इज स्टोर्ड इन रोम। तो इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली रोम में हम कौन सा डाटा स्टोर करते हैं, यहाँ पे अभी इसकी बात करते हैं। तो रोम को हम राइट तो कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो रोम के अंदर एक्चुअल में दो हमारा स्टार्टअप प्रोग्राम होता है। जैसे आप नया नया कंप्यूटर लेके आते हो, नया नया लैपटॉप लेके आते हो, तो सबसे पहले जब कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे, सबसे पहले जब लैपटॉप को स्टार्ट करोगे, तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है, सबसे पहले विंडो इंस्टॉल करता है। अब वो विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से उठा रहा है, वो कहीं ना कहीं से तो उठाएगा ना वो, क्योंकि है तो वही मेमोरी का ही खेल यहाँ पे सारा। मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, वहीं से तो उठाया उसने। अब वो कौन सी मेमोरी में स्टोर है, वो आपका रोम के अंदर स्टोर होता है, जो स्टार्टअप प्रोग्राम होता है जिसको बूट लोडर कहते हैं हम। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, अब वो हमारा रोम के अंदर स्टोर होता है। अब ये रोम के अंदर कहां से आया, तो जो भी मैन्युफैक्चरर कंपनी रहती है, चाहे वो आपकी लिनोवा हो, चाहे वो एचपी हो, चाहे डेल हो, चाहे सैमसंग हो, या कोई भी कंपनी हो, वो क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही रोम के अंदर कुछ प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन स्टोर कर देती है वहां पे। ठीक है, तो जो कि रोम के अंदर रहता है हमारा। तो ये जब कंपनी आपकी बना रही है आपका लैपटॉप या कंप्यूटर, तो उस टाइम पे रोम में भी इनबिल्ट कुछ प्रोग्रामिंग की जाती है। अब वो एक परमानेंट प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, तो वो कभी चेंज नहीं हो सकती है, ना हम उसको राइट कर सकते, उसको रीड कर सकते हैं। रीड भी कैसे कर रहे हैं, जैसे आपने स्टार्टअप प्रोग्राम अपना जैसे ही स्टार्ट किया, कंप्यूटर स्टार्ट किया, उसने लोड करना स्टार्ट कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, और फाइनली हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम कर सकते हैं उसके बाद में। तो इस तरह से रोम के अंदर जो डाटा रहता है वो परमानेंट रहेगा और वो चेंज भी नहीं होगा। और नॉन वोलेटाइल का मतलब, अब ये जो प्रोग्रामिंग कर रखी है इसमें पहले से ही मैन्युफैक्चरर ने, वो आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही वो उड़ने वाली है। चाहे वो लाइट चली जाए या लाइट आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम स्टार्टअप प्रोग्राम उसमें हमेशा के लिए लोड रहता है। तो इस तरह से हमारी रोम काम करती है, और ये पार्ट किसका, हमारा मेन मेमोरी का ही पार्ट है। नेक्स्ट है कैशे मेमोरी। तो ये भी हमारा प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट होता है। तो जैसा कि आपको पता है, हम जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं, और वो प्रोसेसिंग हम फास्ट चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर ज़्यादा जल्दी काम करे, फास्ट काम करे, और हमें फास्टली कुछ भी आउटपुट दे। ठीक है, हम वेट नहीं करना चाहते। ये नहीं है कि कोई मशीन आपकी स्लो है तो वो एफिशिएंट मशीन है। तो इसको एफिशिएंट बनाने के लिए, इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, कंप्यूटर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, कैशे मेमोरी। अब मेमोरी का ही पार्ट क्यों आता है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि जो भी कंप्यूटर है, जो भी हमारा सीपीयू है, सीपीयू में होता है प्रोसेसर। अब प्रोसेसर जो भी काम करेगा, प्रोसेसर काम कहाँ पे करता है, डाटा पे काम करता है, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। अब वो प्रोग्राम या डाटा हमारा कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो मतलब कि सीपीयू को कुछ भी काम परफॉर्म करने के लिए वो डाटा कहाँ से उठाना पड़ेगा, मेमोरी से ही तो उठाएगा। ठीक है, मेमोरी को ही डाटा देगा वापस, मतलब कि इनपुट मेमोरी से लेता है, इनपुट भी मेमोरी से लेगा, और आउटपुट भी मेमोरी को ही तो देगा। ये कुछ भी आउटपुट अगर इसने निकाला है तो वो भी मेमोरी को ही वापस लौटाएगा। इसका मतलब मेमोरी का ही तो मेन पार्ट है यहाँ पे, जो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। अगर ये मेमोरी उसके पास में हो, मतलब कि हमारे प्रोसेसर के बिल्कुल पास हो अगर ये मेमोरी, क्योंकि डाटा उठाने के लिए इसको मेमोरी के पास में जाना पड़ रहा है, और ये जितनी ज्यादा क्लोज होगी, प्रोसेसर के जितनी ज्यादा क्लोज रहेगी, उतना ही ज्यादा एफिशिएंट बनेगा आपका कंप्यूटर। तो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे एक मेमोरी और है जिसका नाम है कैशे मेमोरी, उसका यूज करते हैं।
तो कैशे मेमोरी इज ए टाइप ऑफ हाई स्पीड मेमोरी दैट इज यूज्ड टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा और इंस्ट्रक्शन फॉर फास्टर एक्सेस बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। तो जैसा कि मैंने बताया ये एक हाई स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है। कैसे एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जिसमें डाटा कौन सा स्टोर होगा, वो डाटा जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, बार बार एक्सेस हो रहा है, ठीक है, बार बार एक्सेस हो रहा है, उस डाटा को हम कहां स्टोर कर देंगे, कैशे मेमोरी में स्टोर कर देंगे। क्योंकि अब आपने किचन में देखा होगा, जब भी हम किचन में जाते हैं तो वहां पे क्या दिखाई देता है आपको, जो फ्रीक्वेंटली सामान यूज होने वाला है वो हम फ्रंट में रखते हैं, ठीक है। जैसे चाय बनानी हो उसके लिए आपकी जो हम चीनी यूज करते हैं या चाय पत्ती यूज कर रहे हैं तो वो हमारे सामने रहेगी, ठीक है। और कुछ सामान ऐसा होता है जो हम कभी कभार यूज करते हैं तो उसको हम पीछे रख सकते हैं, तो ताकि हमारी वो एक्सेस में रहे। जो सामने सामान है वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हम, हमारे सामने रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपका कैशे मेमोरी भी काम करता है, उसमें डाटा वो रखा जाता है जो बार बार यूज हो रहा हो, फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा हो, ताकि सीपीयू को टाइम ना लगे उस डाटा को एक्सेस करने में। क्योंकि जो कैशे मेमोरी होती है वो सबसे ज्यादा क्लोज रहती है हमारे प्रोसेसर के, क्योंकि ये भी मदरबोर्ड पे ही रहती है, ठीक है। वैसे तो हमारे पास में मेन मेमोरी थी, बट मेन मेमोरी भी थोड़ी स्लो थी। अब इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में, मेन मेमोरी ये रही हमारे, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये है हमारी मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में हमने एक मेमोरी और लगा दी जिसका नाम है कैशे मेमोरी। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में लगाई है और ये होती मदरबोर्ड पे ही है, ठीक है। तो ये फास्ट परफॉर्म करेगी एज कंपेयर टू मेन मेमोरी या फिर रैम से। तो इसलिए हम कैशे मेमोरी का यूज करते हैं टू स्पीड अप द कंप्यूटर। It is located between the CPU and the main memory RAM and act as a buffer to reduce the average time it takes to access data from the main memory। तो डाटा के एक्सेस को करने का जो टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैशे मेमोरी। बट ये स्मॉल रहती है, स्मॉल साइज में रहती है, स्मॉल साइज में, और ये रैम से थोड़ी कॉस्टली भी होती है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल साइज भी रहेगा, मतलब कि स्मॉल डाटा ही यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ये नहीं है बहुत सारा डाटा आपका स्टोर हो जाएगा, स्मॉल डाटा। और रैम में थोड़ा सा ज्यादा डाटा स्टोर होता है, और आपकी जो कैशे मेमोरी होती है वो क्या रहती है, हमारी फास्ट रहती है, ये कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लोज रहने वाली है सीपीयू के। दूसरा ये कॉस्टली होती है एज कंपेयर टू रैम, तो इस तरह से काम करती है। अब एक्चुअल में ये अब ब्लॉक डायग्राम भी आपको अच्छे से समझ आएगा। चलो इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है, तो ये आपका सीपीयू है, ये हमारी कैशे मेमोरी है, ये हमारी मेन मेमोरी है जो कि रैम, और ये है हमारी सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम हार्ड डिस्क बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में सीपीयू काम कैसे करता है, तो जो भी डाटा इसको एक्सेस करना हो तो ये सबसे पहले सीपीयू कैशे मेमोरी में उस डाटा को सर्च करेगा। कैशे मेमोरी में अगर कैशे मेमोरी में वो डाटा मिल जाता है तो उस पर प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देगा। अगर वो डाटा कैशे मेमोरी में नहीं मिलता है तो वो कहां जाएगा, मेन मेमोरी के पास जाता है, मतलब कि रैम। अब उस डाटा को वो सर्च करेगा रैम में, अगर रैम में वो डाटा मिल गया तो वापस कैशे मेमोरी में आएगा और वहां से वो डाटा उठा लेगा सीपीयू। तो इस तरह से काम करता है ये। अगर मान लो वो मेन मेमोरी में भी डाटा नहीं है, ठीक है, तो वो डाटा कहाँ मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर तो सेकेंडरी स्टोरेज में मिलेगा ना, हार्ड डिस्क में, ठीक है। तो इस तरह से हार्ड डिस्क से वो डाटा कहाँ ट्रांसफर होता है, आपका मेन मेमोरी में, और इस तरह से मेन से फिर आता है कैशे में, और कैशे के बाद आता है सीपीयू के पास में। तो इस तरह से हमारा डाटा ट्रांसफर होता रहता है इन बिटवीन द मेमोरी, और सीपीयू उसको एक्सेस करता रहेगा। अब अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेज की है, वो सबसे ज्यादा स्लोअर है, ठीक है, क्योंकि जब सीपीयू को यहां से डाटा एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है, तो टाइम तो लगेगा ना उसको एक्सेस करने में, क्योंकि सबसे ज्यादा दूर यही वाली मेमोरी है। और ये डायरेक्टली इंटरेक्ट भी नहीं करता है सेकेंडरी मेमोरी से, डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। अब मेन मेमोरी में अगर डाटा मिल गया तो ये थोड़ी स्लो होती है एज कंपेयर टू कैशे मेमोरी, और अगर वो डाटा कैशे में मिल जाएगा फिर तो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया ना, प्रोसेसिंग भी आपकी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि इसको कैशे से ही डाटा मिल रहा है। तो अब आपको मेन मेमोरी में नहीं जाना, ठीक है, तो मेन में नहीं जाना तो ऑब्वियस बात है सेकेंडरी में तो वैसे ही नहीं जाना पड़ेगा। बट ये कैशे जो मेमोरी होती है वो स्मॉल रहती है, मतलब कि इसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। अब जितनी ज्यादा छोटी मेमोरी होगी ना आपकी साइज में,
तो उसकी कॉस्ट भी उतनी ही ज़्यादा रहती है, उसकी कॉस्ट भी उतनी ही ज़्यादा रहती है, मतलब इसकी कॉस्ट हाई रहती है। और रैम की कॉस्ट अगर इससे बात करें तो थोड़ी सी कम रहती है, बट ये साइज में ये भी स्मॉल ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है। जैसे 4 GB रैम आप यूज़ करते हो अपने कंप्यूटर में, 4 GB रैम या 8 GB रैम या 16 GB रैम, ठीक है। तो ये रैम रहती है हमारी, और कैसे भी आती है वहाँ पे, ठीक है। 4 MB कैसे, तो इस तरह से 8 MB कैसे, तो वहाँ पे कैसे मेमोरी भी यूज होती है कंप्यूटर की। कभी भी स्पेसिफिकेशन देखना आप, वहाँ पे आपको मिल जाएगी ये। उसके बाद हार्ड डिस्क होती है, तो हार्ड डिस्क तो हमारी 1 TB तक आती है अब, ठीक है। अब SSD भी आने लगी है, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो ये भी यूज होने लगी है। बट चलो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ हार्ड डिस्क ही है। और ये SSD, ये आपकी इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है वैसे तो एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। अगर हम बात करें हार्ड डिस्क और SSD में, तो SSD की कॉस्ट ज़्यादा होती है, और बट इसकी स्पीड फास्ट है, ठीक है। ये फास्ट होती है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। इसीलिए आज के टाइम में जितने भी लैपटॉप या कंप्यूटर आते हैं मोस्टली SSD लगी होती है उसमें। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मेमोरी। तो वो जो हमने अभी डिस्कस की वो सारी प्राइमरी मेमोरी थी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी थी, उसमें रैम था, रोम था या कैसे मेमोरी, तो वो किस लिए यूज हो रही थी। वहां पे कोई भी CPU जब जिस डाटा पे काम कर रहा है तो वो डाटा वहां पे स्टोर हो रहा था, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी का क्या यूज है, तो प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। तो यहाँ पे अभी हमने देखा जो प्राइमरी मेमोरी है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। उसमें ज्यादा डाटा हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। दूसरा वो वोलेटाइल होती है, ठीक है। दूसरा इज आइदर वोलेटाइल और रीड ओनली मेमोरी। दस ए कंप्यूटर सिस्टम नीड्स ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी टू परमानेंटली स्टोर द डाटा और इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर यूज। तो अगर आपको ज्यादा डाटा स्टोर करना हो कंप्यूटर में, ठीक है, और या फॉर फ्यूचर यूज अगर आपको डाटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर करनी हो, तब हमें एक सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डाटा स्टोर हो सकता है और फ्यूचर के लिए यूज हो सकता है, क्योंकि ये वोलेटाइल नहीं होती है, ये परमानेंट होती है, नॉन वोलेटाइल होती है और परमानेंट स्टोरेज रहती है यहाँ पे। और लाइट चली भी जाए तो भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपने कंप्यूटर में देखा होगा जो हार्ड डिस्क होती है वहां पे हमारा डाटा परमानेंट स्टोर रहता है। बस वो बात अलग है कि जो हार्ड डिस्क का अगर क्रैश कर जाए, ठीक है, तो क्रैश कर जाए उस केस में तो डाटा उड़ जाता है, बट उसके बाद भी हम कुछ एक्सटेंट तक डाटा को रिकवर कर सकते हैं। तो ये तो चलो बात अलग थी, रिकवरी या क्रैश हो जाती है। इसके अलावा हार्ड डिस्क में जो डाटा रहता है वो हमेशा के लिए स्टोर होता है। द सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड हैज लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन द प्राइमरी मेमोरी। इट इज स्लोअर एंड चीपर देन द मेन मेमोरी। अब ये स्लोअर भी रहती है, जैसा कि मैंने बताया जो सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि हार्ड डिस्क है हमारी, ये स्लोअर रहेगी। स्लोअर क्यों रहेगी, ये CPU से बहुत ज्यादा दूर होती है और डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है ये। इसका मतलब ये जो हार्ड डिस्क होती है वो मदरबोर्ड पे नहीं होती है, ठीक है। और चीपर होती है मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी वही बात है कि मेन मेमोरी हमारी जहां पे डाटा आपका मेन आपका स्टोर हो रहा है वो कॉस्टली होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। अब आपने देखा होगा जब 4 GB रैम, ठीक है, या 8 GB रैम, तो ये जो रैम हम यूज करते हैं, और इसी 8 GB रैम की अगर आप पेन ड्राइव लेके आओगे, पेन ड्राइव भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है। अगर 8 GB की आप पेन ड्राइव लेके आओ, एक रैम लेके आओ, तो रैम की कॉस्ट आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी कॉस्टली होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, बट इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द CPU। Content of secondary storage need to be first brought into the main memory for the CPU to access। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर सेकेंडरी में कुछ भी डाटा स्टोर है, ठीक है, और CPU उसको एक्सेस करना चाह रहा है, तो सबसे पहले उस डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज से हमें कहाँ लेके आना होगा, मेन मेमोरी में लेकर आना होगा, तभी CPU उसको एक्सेस कर सकता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो जितनी भी हमारी हार्ड डिस्क होती है या CD होती है, DVD होती है, मेमोरी कार्ड होते हैं, पेन ड्राइव होती है, और अब जो आती है SSD, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सेकेंडरी स्टोरेज के ही एग्जाम्पल है, जो कि एक परमानेंट स्टोरेज होती है और स्लोअर होती है, और यहाँ पे इसकी कॉस्ट भी एज कंपेयर टू मेन मेमोरी क्या रहती है, कम रहती है, मतलब कि लेस कॉस्ट रहती है। तो इस तरह से हमारी मेमोरी काम करती है कंप्यूटर में।